नमस्कार, मैं महेंद्र मूले। आज हमारा विषय है यूनिट 8 के अंतर्गत करंट अफेयर्स और इसको हम पार्ट में बीच में लेते हुए आएंगे। करंट अफेयर्स के करीब 8-10 सेशन बना देंगे और स्पोर्ट्स के 2 सेशंस बना देंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो इसमें जो साल भर की चर्चित घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित इवेंट्स, समिट्स के अलावा जितने भी खेलकूद से संबंधित चीज़ें वो सारी कुछ कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 80 चर्चा में है। राज्यसभा में 12 जो सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते हैं कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र से, और 12 सदस्यों में वर्तमान में क्या स्थिति है थोड़ा देखते हैं। मध्य प्रदेश से संपतिया उइके जी को सदस्य बनाया गया था, तो उस समय भी क्वेश्चन पूछा था। हालांकि उनको राज्यसभा के जो है सदस्यों को मध्य प्रदेश सीट से चुन करके यहाँ पे मनोनीत किया गया था। और अभी जो वर्तमान में राज्यसभा के अंतर्गत मनोनीत सदस्य वो कौन कौन है वह जानना आपको ज़रूरी है। तो 12 सदस्यों में एक सबसे महत्वपूर्ण है रंजन गोगोई जी, है ना, याद रखेंगे। विधि क्षेत्र संबंध है इनका, और 2020 से 2026 तक ये जो है मेंबर रहेंगे। 6 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद 2/3 सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। इसके बाद ये है मिस्टर सुरेश गोपी जी, कला क्षेत्र से 2022 तक ये भी रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी विवादों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, है ना, ये भी चर्चा में है। इसके बाद मैरी कॉम, MC मैरी कॉम खेल से हैं, 2022 तक ये भी रहेंगी। स्वप्न दास जी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नरेंद्र दास जाधव जी, इनका संबंध जो है अर्थव्यवस्था से है। वर्तमान में ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेंबर के तौर पर। इसके अलावा जो कुछ और मेंबर्स हैं राज्यसभा में उनको भी हम देखते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा जो चर्चा है वो करंट अफेयर्स पर यहाँ पर हम ले रहे हैं, और इस तरीके के करंट अफेयर्स के सेशन हम बीच में लाते रहेंगे। यूनिट 1 से 10 की हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। मैराथन सीरीज़ में यूनिट 1 हमने कंप्लीट करा दिए है, इसका MCQ बहुत जल्दी लाने वाले हैं। यूनिट 2 में हमने जो एनिसेंट हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कवर करा दिया है। मिडवल को हम MP की मिडवल से जोड़ के एक वीडियो में बनाएंगे बहुत जल्दी, और इसके भी MCQs हम कराएंगे। यूनिट 3 हमने जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये भी कवर कर दिया है, और यूनिट 4 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी यहाँ पर रहेगी। बीच में सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे सेट चीज़ें, और बीच में हम करंट के मॉड्यूल्स भी यहाँ लाते रहेंगे। इसके बाद हम यूनिट 5 पे चलेंगे, और यूनिट जो 5 है वो आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की तरह मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, और यूनिट 6 में फिर इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की इकोनॉमी। फिर 7 में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें करेंगे। यूनिट 8 को हम टुकड़े में पढ़ाएंगे ताकि चीज़ें जो है कवर होते चलें, याद होते चलें। यूनिट 9 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और यूनिट 10 जो है वो आपका आयोग, इस पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं हम। राज्यसभा मेंबर्स हम देख रहे थे, एक बार हम थोड़ा सा इसको रिमाइंडर कर लेते हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपके रंजन गोगोई जी हो गए साहब, ठीक है। दूसरे सुरेश गोपी जी हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, है ना, मैरी कॉम हो गई, आपके स्वप्नदास गुप्ता हो गए, और ये आपके हो गए नरेंद्र जाधव जी। ठीक है, अब जो अगला पड़ाव हम यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, बाकी के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये संभाराजे छत्रपति जी हैं। पूछ सकता है संभाराजे छत्रपति का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये राज्यसभा में है, समाज सेवा के क्षेत्र। 2022 तक ये भी रहेंगे। रूपा गांगुली हैं, है ना, द्रौपदी का किरदार निभाया था महाभारत में, चर्चा में रही है पहले भी, सोशल मीडिया के अंदर भी, और जो है टेलीविज़न की दुनिया बहुत बड़ी स्टार हैं। उसके बाद राम सकल जी, है ना, ये जो है ये याद रखिएगा 2024 तक है। इनकी भी विधा क्षेत्र जो है समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र की पृष्ठभूमि से रहे। ये भी राकेश सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक रहे, थिंकर रहे, इनको भी राज्यसभा में लेके गए हैं। रघुनाथ महापात्र, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये चर्चा में है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये है सोनल मान सिंह जी, है ना, तो ये भी 2024 तक रहेंगे। तो करीब करीब हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ये सारे के सारे मेंबर जो है इस समय राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर के अंतर्गत हैं। अब हम बात करेंगे भाजपा की लोकसभा में वर्तमान में क्या स्थिति है ना। अगर हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में इस बात को समझें तो भारतीय राजनीति में अगर इस बात को समझें तो भारतीय जनता पार्टी की शुरू से लेकर अब तक स्थिति पर अगर बात करें तो ये ज़रूरी हो जाता है बात करना, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा जो है लगातार अपनी सीटों में वृद्धि कर रही है, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी और अभी भी कई जगह जो चुनाव हुए वहाँ पर भी।
तो हम जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ना करेंट अफेयर्स में, वो हमारा थोड़ा सा इकोनॉमिक दृष्टिकोण से है ना, थोड़ा पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से, थोड़ा ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, और तो थोड़ा जो टॉपिक्स हैं वो विविध के दृष्टिकोण से। बाद में फिर हम इसमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ अलग से वीडियोज़ यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि अलग से हेडिंग भी है, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज और जो जनरल अवेयरनेस से भी जुड़ी हुई चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्ज़ाम के हिसाब से रखेंगे। अभी जो सामने हमारी बात है वो ये है कि भाजपा के गठबंधन की सरकार, या यूँ कहें स्पष्ट तौर पे भाजपा की सरकार भी यहाँ पर है और राजग या एनडीए के रूप में वर्तमान में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के गठन को अगर हम देखें तो जनसंघ नाम से अक्टूबर 1951 में भारतीय जनता पार्टी का जो है गठन हुआ, और 77-80 के दौरान यह जनता पार्टी शामिल हुए। जनसंघ का जब 1966 में काकीनाडा अधिवेशन हुआ, उसके बाद जो है लगातार 80 में भारतीय जनता पार्टी जब संदर्भ रूप में सामने आई भारतीय राजनीति के संदर्भ में, और वहाँ से जो है फिर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है अपना परफॉर्मेंस सुधारती रही और अपना दृष्टिकोण जो है भारतीय राजनीति के संदर्भ में बढ़ाती रही। 1952 में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लोकसभा में सदस्य संख्या जो है 3 थी, 57 में ये 4 हो गई, 62 में 14 हो गई, फिर 67 के चुनाव में 14 हो गई, फिर बढ़ के जो है 71 तक जो है वो 22 हो गई, 77 में पूरे देश के अंदर जो है इसकी सीटें लगातार बढ़ती गई, और इस तरीके से 84 में जो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे, और ये फिर 85, 120, और धीरे धीरे अगर 2009 की बात करें तो 2009 में 116 सांसद चुन के आए, और 2014 में जो है ये हो गए टोटल 2014 में 282, और 2019 के जो इलेक्शन हैं 17वीं लोकसभा के, उस 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में ये 330 हो गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस तरीके का एक संदर्भित क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो वर्तमान में भाजपा के जो हैं वो 303 के करीब जो हैं टोटल जो है यहाँ पर सांसद हैं, और इसमें जो है अन्य लोगों का गठबंधन भी है। इसमें शिवसेना तो खैर अभी बाहर हो गई, जदयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है जिसका अभी चिराग पासवान वाला इशू चर्चा में रहा है ना, उनके चाचा के साथ जो विवाद हुआ, और अपना दल है जिनमें अभी आपके जो अपना दल की नेता है उनको जो अनुप्रिया पटेल जो है उनको भी जो है मंत्री बनाया गया, और ये चिराग पासवान के जो चाचा है उनको भी मंत्री बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, इनका भी समर्थन है। इसके अलावा और भी अन्य राष्ट्रीय राजनीति के जो दल हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। तो वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के 303 सीटें हैं, वो आपको ज़रूर याद रखना है यहाँ पे। और क्या है अगला जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर जो सुचिता कृपलानी रही हैं चर्चा में, उनका इस समय चर्चा में क्यों है थोड़ा देख लेते हैं। सुचिता कृपलानी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और सुचिता कृपलानी जो है ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, याद रखेंगे आप, चर्चा में हैं। कांग्रेस से थी हैं उत्तर प्रदेश में, और 63 से लेकर 67 के बीच में जो है ये मुख्यमंत्री रही। भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलाएं रही हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, उसमें सुचिता कृपलानी का एक बड़ा विशेष महत्व है। इन दिनों ये चर्चा में भी हैं, इनकी एक जीवनी पर किताब आई है। साथ ही नंदिनी सतपथे जो उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही है ना, इसके अलावा शशिकला काकोडकर जो गोवा की मुख्यमंत्री रही, सईदा अनवरत तैमूर जो असम की मुख्यमंत्री रही, जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही, इसके अलावा जयललिता जो है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही, मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, और भी ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली महिलाएं। अब तक भारत में लगभग मुझे लगता है 16 महिलाएं हैं जो इस पद पर जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है पहुंच चुकी हैं, और भारतीय राजनीति में जो है महिलाओं का जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व लगातार पहले से बढ़ा है। और सुचिता कृपलानी को पढ़ाने के पीछे मंशा यह है कि ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, इसलिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम कुछ अन्य चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आप सामने जो है स्क्रीन पे जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना देख रहे हैं राफेल, है ना। काफ़ी कंट्रोवर्सी रही राफेल को लेकर, है ना। राफेल की जो डील थी इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही। तो राफेल विमान, क्योंकि अभी हाल ही में जो है राफेल विमान ये प्राप्त होने के बाद भारतीय वायुसेना की जो मारक क्षमता है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। महत्वपूर्ण राफेल इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में राफेल की जो पहली खेप है वो 29 जुलाई 2020 को जो है
इसकी जो फर्स्ट खेप है जो हम मंगा रहे थे इसकी, वो 29 जुलाई 2020 को जो है वो हमको विधिवत मिल गई है फ्रांस गवर्नमेंट से। अब देख ही रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है ना, वजन कितना है, सब तो नहीं पूछेगा, रेंज इसकी कितनी है ना, और इसकी टॉप स्पीड कितनी रहेगी, और इसके अंदर विंग स्पैन कितने मीटर का लगा हुआ है। इम्पोर्टेंट ये है कि 29 जुलाई 2020 को हमें ये राफेल 5 मिल गए हैं, और 4 नवंबर 2020 को 3 और विमानों की खेप जो है भारत में पहुंची। तो इस तरीके से हमारे पास 8 हो गए। तो पहले के 5 और फिर 3, और अभी हाल ही में जो है 27 जनवरी 21 को भी कुछ हमारे पास विमान आने थे, तो वो भी जो है अभी फाइनली जो है फरवरी 2021 के आसपास हमारे पास आ गए। तो पहले आए 5 जुलाई में, नवंबर में आए 3, और जनवरी फरवरी के आसपास जो हैं ये आपके 3 और आ गए। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है 11 आ गए। हमारी जो डील थी वो 36 राफेल की थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इन्हें शामिल करने के लिए 10 सितंबर 2021 के बाद अंबाला वायुसेना केंद्र पर जो है इसका विधिवत जो है प्लान किया हुआ है कि हम इसको विधिवत तरीके से शामिल करेंगे। और आप अभी देखेंगे सितंबर में 2021 में इसका एक प्रोग्राम भी होगा, उसमें आप देखेंगे कि ये राफेल को जो है विधिवत शामिल किया जाना है। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि फ्रांस की जो डेसल्ट एविएशन कंपनी है उससे 36 विमान खरीदने के लिए भारत का एक अंतर सरकारिया समझौता 23 सितंबर 2016 को हुआ था, और करीब 59,000 करोड़ मतलब 59,000 करोड़ मतलब करीब 7 अरब यूरो के आसपास है ना ये डील हुई थी। और ये बहुत बड़ी डील थी, और इसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हुए थे। उन पॉलिटिकल इश्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो हो सकता है राफेल किस देश से हमने प्राप्त किया, इसी तरीके का एक क्वेश्चन बन जाए, है ना। अभी हमारे पास कितने राफेल आ गए हैं? 11 राफेल आ गए हैं, है ना। तो राफेल जो है ये आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है, और निश्चित तौर पे जो है अभी हमें जो है ये कुल मिलाकर के जो है सितंबर में आप देखेंगे विधिवत जो है भारतीय सेना के अंतर्गत ये जो है राफेल जो है शामिल कर लिए जाएंगे, है ना, क्योंकि हम काम की बातें यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो हमारा अगला विषय है वो है T-20 टैंक कि हमने खरीदारी की है, और भारत अर्थ मूवर्स के साथ जो है इसको लेकर एक डील भी हुआ है हमारा, है ना। तो ये T-20 टैंक जो है हमारे लिए काफ़ी चर्चा है। थोड़ा हम यहाँ पे आपको बता दें कि कौन कौन से टैंक अभी तक हमारे डील में रहे हैं, ठीक है। तो टैंक तो वो होते हैं भैया जिनका परिवहन, जिनका ट्रांसपोर्टेशन हम कहीं भी कर सकते हैं विधिवत तरीके से, ठीक है। तो विधिवत तरीके से हम इनका कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमने जो सबसे पहले जो है वो T-72 जो लाया वो हमने लाया, और ये हमने अर्जुन नाम से लाया। उसको हमने कॉपी किया बोल सकते हैं आप, या यूँ कह सकते हैं कि हमने रूपांतरित किया। इसके बाद हमारा T-80 आया, ये हमारा अजय नाम से आया, और ये जो T-90 है इसकी डील हुई हमारी, जिसको हम लोगों ने भीष्म नाम दिया। तो अभी हम लोग जो है T-90 टैंकों के लिए माइन फ्लो उपकरणों की खरीदी कर रहे हैं, और एक नया प्रोग्राम है हमारा, इस तरीके से डील कर रहे हैं हम। तो बड़ी क्षमता के जो टैंकों को भारतीय सेना में शामिल करें, सीमाओं पर खासतौर से चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को मजबूती देने का बीड़ा उठा रखा है। और इसी कड़ी में हमारे जो T-90 टैंक्स हैं उनके लिए करीब हमने 15 माइन प्लग जो फ्लो हैं, माइन प्लग्स हैं, MPs हैं, वो हमने उपकरणों को ख़रीदा है। और हाल ही में जो है पिछले वर्ष जुलाई 2020 में इसकी डील हुई थी, जो फाइनली अभी कंप्लीट हो गई। और ये हमने जो यहाँ पर जो माइन फ्लो प्लग्स लाए हैं, ये जो हमने माइन फ्लो प्लग्स डील किए हैं T-20 में आपके T-90 में लगाने के लिए। तो ये जो T-90 टैंक में लगाने के लिए हमने जो माइन फ्लो प्लग्स यहाँ पर ख़रीदे हैं, करीब ये 1512 प्लग हमने ख़रीदे हैं, ताकि वो विधिवत अच्छे से काम कर पाएंगे। और ये पूरी की पूरी जो डील है ये करीब 557 करोड़ रुपए की हुई है। और इस डील के बाद जो है हमारे पास ये स्थिति बनी है कि अभी तक जो हम T-72 देख रहे थे, तो T-72 में जो हमारे पास अर्जुन था वो करीब हमारे पास 48 टन का था, और जो हमारे पास अजय था
वो भी करीब करीब मान के चलिए 56 टन के आसपास था। भीष्म की कैपेसिटी हालांकि 46 टन के आसपास थी, और इसमें जो नए तरीके के सिस्टम में माइन फ्लो प्लग्स वगैरह ला दिए तो उसके बाद इसकी कैपेसिटी काफ़ी कुछ बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम अभी अर्जुन MK1 और MK2 पे भी काम कर रहे हैं, प्रोसेस में है वो काम हमारा, और इसके बाद अर्जुन MK3 पे भी हमारा काम जारी है। और आपको एक जानकारी यहाँ पर मैं देना चाहूँगा कि ये जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना, T12, T80 और T90, ये सबको जोड़कर हम बहुत जल्दी एक कर्ण नाम का भी एक स्पेशल टैंक जो है, बड़ा टैंक जो है वो 100 टन का बनाने वाले हैं। और उसी को बनाने के लिए हम T90 की कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं, और इसलिए हमने 1512 माइन फ्लो प्लग्स मंगाए हुए हैं 557 करोड़ रुपए खर्च करके, ताकि जो है हम T90 टैंकों को में इनको माइन फ्लो उपकरणों को बढ़िया से फिट करें, और इससे हमारे सैन्यकर्मी जब ज़मीन को खोदते हुए शत्रु की ज़मीन में छिपी हुई बारूदी सुरंगों को आसानी से वहाँ से निकलकर जो है वो आगे बढ़ पाएँ, और इससे जवानों और टैंकों को होने वाले किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। और सेना के लिए खरीदे जा रहे ये माइन प्लस जो आपके माइन फ्लो प्लग से इनका निर्माण, हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ करें, और हमें लगभग ये जितने भी माइन फ्लोस प्लग हमने मंगाए हैं 1512 के आसपास, तो ये मान के चलिए 557 करोड़ की जो डील है ये हो तो गई है लीगली, बट 2021 से लेकर 2027 लगभग हमको समय लग जाएगा ये पूरा का पूरा T90 के मॉडर्नाइजेशन के लिए। और इसी समय तक हम अपना T72, T80 मतलब अजय, अर्जुन और भीष्म, ये तीनों को जोड़कर जो है वो कर्ण बनाने की तैयारी में भी लगभग हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस दिशा में हमारी सरकारें जो है वो सही तरीके से काम कर रही हैं। देखिए आने वाले समय में इस दिशा में क्या होता है। चलिए अब जो है हमारा अगला विषय यहाँ पर डिस्कशन का है पिनाका। ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं भाई क्या है ये। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पिनाका आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे तो करंट अफेयर्स का जो है जितना पढ़ लो वो सब करंट अफेयर्स है। ठीक है, जो रहेगा चर्चे में और वही आएगा एग्ज़ाम में पर्चे में। तो इसलिए आपको अपनी जो पढ़ने की अप्रोच है 360 डिग्री से ऐसी करना चाहिए कि हर टॉपिक का बेसिक आप तैयार करें, हर टॉपिक का कोर आप तैयार करें, हर टॉपिक का आप अप्लाइड तैयार करें, और हर टॉपिक को जो है आप बाकायदा करंट अफेयर्स से जोड़ के उसको जो है कंटेम्प्रेरी इशू के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करें, तो चीज़ें क्या आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है क्या? तो ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये है पिनाका। ठीक है, पिनाका बेसिकली नवंबर 2020 में DRDO ने देश में जो विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग प्रणाली है उसका एक उन्नत संस्करण है, उसको हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में जो है टेस्टिंग किया। इसके पहले 4 नवंबर 2020 को इसकी टेस्टिंग हो चुकी थी, और इसकी टेस्टिंग के दौरान करीब करीब ऐसे 6 रॉकेट छोड़े गए थे, और ये 6 के 6 रॉकेट एक साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिनाका का यह जो उन्नत संस्करण जिसका यहाँ पर पूरी तरीके से परीक्षण किया गया है, और इसको जो है पिनाका MK1 रॉकेट लॉन्चिंग का सिस्टम का स्थान ये लेगा। तो इसका जो नाम रखा गया है, इसका जो नए का नाम रखा गया है वो, क्योंकि 6 के 6 एक बार में यहाँ सफल रहे, तो पिनाका MK1 नाम से इसको जो है लॉन्च किया गया है। पिनाका MK1 के नाम से इसको लॉन्च किया है। तो पूछ सकता है भाई साहब, याद रखेंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तरीके से हम कर रहे हैं। अभी देखते हैं ये चिनूक पे हम थोड़ी चर्चा कर लें। अभी ये हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर को हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, और ये डील मार्च 2019 से कंटिन्यू चल रही थी, और हमने जो चिनूक है इसको फाइनली शामिल किया है। इसका CH जो है पूरा नाम जो है बेसिकली है ना, चिनूक तो हमने रखा है नाम इसका, ये बिल्कुल इसका जो नाम है CH लिख लेंगे यहाँ पे, CH47F1 है ना, इसको आप बोल सकते हैं चिनूक। ये दिख रहा है आपको, चिनूक है, ये हम लोग लेके आ रहे हैं। और फाइनली जो है इसमें 45 सैनिक करीब 11 टन से ज़्यादा का पेलोड लेके जा सकते हैं।
और चीनी हेलीकॉप्टर की ताकत और मारक क्षमता निश्चित तौर पर जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ये हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर जो है हाल ही में हमने भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है और 4 ऐसे हमने हैवी हेलीकॉप्टर्स मंगाए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इनकी संख्या, 4 ऐसे हमने हैवी हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर मंगाए हैं हाल ही में। दे देगा ये चिनूक क्या है भाई, चिनूक क्या है, जो हम आपको एरोनॉटिक्स पढ़ाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स होते हैं, कैसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो लगभग मान के चलिए कि ये जितनी भी काम की चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स के सेशन हम रोज़ रोज़ कुछ काम का यहाँ पर करवाते चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी प्रिपरेशन एक सही दिशा में चलती रहेगी, है ना। कुछ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ भी करेंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कई बार खाद्यान्न उत्पादन वगैरह पूछ लेता है। अभी जो फूड प्रोडक्शन की स्थिति है भारत में, आप समझ रहे हैं मल न्यूट्रिशन और हंगर की स्थिति थोड़ी सी ठीक है नहीं। आप देखेंगे अगर 1950 की बात करें हम, तो 1950 में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो 51 मिलियन टन के आसपास था। और बाद में फिर जो है हमने इंटीग्रेटेड जो एग्रीकल्चर एरिया वाइज प्रोग्राम लाया और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया, और बाद में फिर हमने 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र और सीड्स और तमाम प्रकार से जो हमने हरित क्रांति को लेकर पूरे देश में काम किया। तो जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया वाइज प्रोजेक्ट में हमने 18 जिलों में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन रेवोल्यूशन को डेवलप किया, और बाद में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत करीब हमने 16-17 राज्यों में इस पूरे प्रोजेक्ट को एज ए पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस किया। और उसी का नतीजा ये कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा रिकॉर्ड तौर तरीके से। 17-18 की अगर हम बात करें तो 17-18 में हमारा जो टोटल उत्पादन था वो था 285 मिलियन टन के आसपास, और 18-19 में इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ 0.2 का, लगभग ये हो गया 0.2, 285.2। 19-20 के चौथे में अग्रिम में अनुमान था कि लगभग हम 296.7 के आसपास करेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़े स्तर पर गिरावट देखने को मिली, और गिरावट आप देख रहे हैं सामने। इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रही है ना। कोई चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इकोलॉजिकल फुट प्रिंटिंग हो रही है। तो ये देखेंगे आप कि अभी हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं पहले की तुलना में कम हुआ है, और ये अभी जो है वो 144.5 के आसपास है। ठीक है, तो अभी पूछेगा रिसेंटली कितना है, तो ये पहला अग्रिम अनुमान है, अभी तो और भी फसलों के डाटा आना है, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये उत्पादन हमारा कंपैरेटिवली जो है पहले की तुलना में कम हुआ है। ये जानना आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है। और अभी एमएसपी को लेकर भी पूरे देश में चर्चा चल रही है, किसान आंदोलन चर्चा में, तो हम उस पर इकोनॉमी में एक अलग से मेंस की क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ काम की और महत्वपूर्ण बातों को ही लेकर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला पॉइंट है जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या संदर्भ चल रहा है, हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो कौन कौन से नवीन डाटा हैं जो इस समय हैं, थोड़ा देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा ठीक, टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। ये आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो जिनको हम यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, तो आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी जो जीडीपी है वो घटी है, वो कमज़ोर हुई है, और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रिसेशन का दौर रहा है,
और इसी दौर में भारत भी इसे अछूता नहीं रहा है। तो हम देखेंगे जीडीपी की वृद्धि दर की ग्रोथ रेट, आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट में कमी आई है या कमी देखने को मिली है। 17-18 में जो ग्रोथ थी ये 7% के आसपास थी, 18-19 में 6.1 थी, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्रोथ कहीं ना कहीं कम हुई है, तो निश्चित तौर पे इकोनॉमी ओरिएंटेड चीज़ें भी खास क्वेश्चन के तौर पे करंट अफेयर्स में बन सकता है। जैसा कि एमपीपीएससी के पिछले पेपरों में देखा गया है कि वो 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में इस तरीके के देते हैं कि जिससे लोग वहाँ एग्जाम हॉल में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन होने से परेशान हो जाते हैं, है ना। पिछली बारी जो उन्होंने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट से क्वेश्चन दे दिया था, मध्य प्रदेश की जीडीपी से दे दिया था। तो हम जीडीपी को बहुत अच्छे से इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे। 17-18 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 7%, 18-19 में हुई 6.1, 19-20 में थोड़ी कम हो गई क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति थोड़ी डामाडोल हुई, 20-21 में चली गई है -7.7 पे। ऐसा सरकार का कहना है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल बनाई गई है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला करके, तो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल उसका ही कहना है कि 21-22 में ये ग्रोथ 11% हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, सरकार उसको लेके काम कर रही है। भाई सीधी सी बात है, जीडीपी के अंतर्गत चीज़ें वो आती हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसको बेसिकली जीडीपी कहते हैं। अभी जीडीपी का हमारा जो साइज़ है वो 92 लाख करोड़ का है, ठीक है। अब 92 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी का साइज़। सिंपल सी बात यह है कि इस पर्टिकुलर एरिया में रह के जो लोग पैसा अर्जित करते हैं, उस अर्जित किए गए पैसे को जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। अब अगर हमें जीडीपी निकालनी है तो सीधी सी बात है, हमको अपनी बचत निकालनी पड़ेगी कितनी है, और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो अर्थात वृद्धिमान पूंजीपत तरलता अनुपात निकालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 1988 में भारत की जीडीपी 10% थी, तो उस समय भारत की जो बचत थी वो करीब करीब थी 36%, और जो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो था, जो लागत उत्पादन में होने वाली कमी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, वो उस समय काफ़ी कम थी। तो लगभग वो थी 3.1 के आसपास, तो लगभग 9.7 के आसपास हमारी जो थी, क्योंकि 36 से 38 के आसपास हमारी बचत थी, और बचत ज़्यादा थी और हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्योंकि कम था, तो उस समय हमारी जीडीपी ज़्यादा थी। लेकिन अभी स्थिति क्या है, अभी हमारा उल्टा हो गया मामला। अभी जो है 2021 में क्या हो गया है कि हमारी बचत हो गई है थोड़ी सी कम, और हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमारी बचत, तो अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो हमारी बचत बहुत माइनस में चलेगी। अगर हम गवर्नमेंट की बचत देखें तो गवर्नमेंट की तो बचत ही है 0.5% के आसपास। अगर हम सरकारी बचत देखें तो प्री कोरोना के पहले 12.5% थी, अभी ये 7.5% के आसपास है। और जो घरेलू बचत है वो प्री कोरोना के पहले करीब 19.5% थी, अभी अगर हम ये देखें तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 6% के आसपास होगी। तो लगभग 8 और 14 और ये 6, तो ये जो है हमारी यहाँ पर जो है स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। अभी देखें तो 2-2.5% के आसपास हमारी जीडीपी की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब तक हम अपनी बचत को नहीं बढ़ाएंगे और अपने खर्चों को कम नहीं करेंगे, निसंदेह तब तक हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो नहीं सकती। प्रिलिमिनरी में तो सिर्फ क्वेश्चन यह आएगा कि वर्तमान में कितनी जीडीपी ग्रोथ रही, ऋणात्मक रही -7.7, ये डाटा आपको टिक लगाना है। बट हम जीडीपी पे जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हम आपको बचत की आवश्यकता, बचत की संग्रहण की पद्धति और बचत के क्या मेथड्स होते हैं उस पर बताएंगे डिटेल में कि अगर किसी व्यक्ति की आय कम है तो निश्चित तौर पर उसकी बचत कम होगी, और इनकम कम है, सेविंग कम है, आय कम है, बचत कम है, तो निसंदेह उसकी पूंजी भी कम होगी, कैपिटल भी कम होगी। और पूंजी कम है, कैपिटल कम है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। अब भारत में बचत 3 तरीके से होती है भाई, एक तो होती है परिवार की बचत, है ना, दूसरी होती है सरकार की बचत, और तीसरी होती है निजी क्षेत्र की बचत। अब परिवार की बचत प्री कोरोना के पहले 19.5% थी, सरकार की बचत 12.5%, सरकार की बचत जो थी वो लगभग 1.5% के आसपास थी, है ना, 1.25 के आसपास। और निजी क्षेत्र की जो बचत थी लगभग मान के चलो 12.5-13% के आसपास थी। तो इस प्रकार से कुल 30% से 32% बचत थी, और 5.81 से लेकर 6.11 के हिसाब से आयकर था। तो इसलिए स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी। प्री कोरोना के पहले जो थी वो 4.2% के आसपास थी। तो अभी अल्टीमेटली अगर परीक्षा में क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई वर्तमान में जीडीपी का क्या रेशियो चल रहा है,
आपने 7.7 माइनस पे ही टिक लगाना है। क्या संभावित है? तो 11% पे लगाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा की, फिजिकल डेफिसिट की। सरकारी लेवल पर अगर हम देखें तो सरकार कहती है कि फिजिकल डेफिसिट इतना है। भाई मैं ये कहता हूं आपसे कि सरकार ने प्रॉमिस किया 2003 में कि हम 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 सालों तक 2008 तक जो है हम अपना फिजिकल घाटा, राजकोषीय घाटा जो सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए लगता है धीरे धीरे कम करेंगे और 2.5% कम कर देंगे। ऐसे प्रॉमिस किया कि 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 हम 1.5% इस तरीके से 5 सालों में जो है अपना राजस्व घाटा कम करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कम करेंगे 1.5, फिजिकल डेफिसिट करेंगे 2.5 और ऐसा 4% हम खर्चे कम करेंगे और ये हमारा जुड़ जाएगा जीडीपी में। सरकार ने इसके लिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट भी लेके आया। 2003 में भारत सरकार ने लाया, 2005 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाया। पिछली पीएससी का क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश सरकार ने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कब लाया? आंसर था 2005 में लाया। मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की डिटेल कक्षाओं में, मुख्य परीक्षा में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट पे बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा करूंगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स का विषय। मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, सरकार 3 के प्रॉमिस को 8 तक लेके आई, 8 के प्रॉमिस को 12 तक लेके आई, 12 में सरकार को समझ आ गया अपने बस का नहीं है, 18 में लेके आई, अब बोल रही है 22 में देखेंगे। ठीक, तो 17-18 में 3.5% फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है वो एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत जीडीपी के प्रतिशत के बराबर लाने का सरकार ने वादा किया। इसको तो बोला था 0 कर देंगे, 3.5 रहा, 18-19 में 3.5 रहा, फिर ये बढ़ के इधर 4.6 चला गया, अभी 3.5 चला गया। सरकार का लक्ष्य भैया 2022 तक कैसे भी करके इसको कम करना, वो वहीं के वहीं बैलेंस है। तो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट कब आया, इससे क्वेश्चन आ सकता है। बात करेंगे इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति की बात करेंगे। भाई एक चीज होती है रेंगती हुई 0 से 3%, 3 से 7 चलती हुई, 7 से 10 दौड़ती हुई, 10 से 15 भागती हुई, 15 के ऊपर कूदती हुई। अब थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, लेकिन इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है तो तकलीफ वाली बात है। भारत में इन्फ्लेशन को मापने के 1942 से होल प्राइस इंडेक्स पे काम चल रहा है, 1942 से। उसके बाद 2010 से सर्विस प्राइस इंडेक्स पे काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे काम चालू हुआ। अभी सरकार बोल रही है कि सर्विस प्राइस इंडेक्स पे काम करेगी। अभी भी आपको मैं बता दूं, इन्फ्लेशन रेट आप पेट्रोल के रेट से समझ सकते हैं, तेल के रेट से समझ सकते हैं। 17-18 में इन्फ्लेशन रेट 3% था, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नहीं WPI पे था, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो था वो 3.6 था। अभी कंडीशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तो सरकार काउंट ही नहीं कर रही। अभी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.6% है। कोई चीज जो 100 रुपए की आ रही थी अब वो 106 रुपए 6 पैसे की आ रही है। इन्फ्लेशन रेट हमारी लगातार बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाने के लिए 3 चीजें जिम्मेदार है। पहला फ्यूल, दूसरा जो है फर्टिलाइजर, और तीसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम। और ये तमाम चीजों पे हम लंबा और विस्तृत डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य। करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, अब हमारा टोटल जो आयात हो रहा है वो हो रहा है भैया 1000 करोड़ का, और निर्यात जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है 400 करोड़ का। 600 करोड़ का गैप आ रहा है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 2 से 2.5% तक का करेंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है, लेकिन ऊपर जा रहा है तो चिंता की बात है। 17-18 में माइनस पे लेके आ गए थे, 18-19 में ठीक था, 19-20 में ठीक था। ये तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा नुकसान। तो चालू खाता घाटा अभी वर्तमान में कितना है? 3.1 है। जीडीपी कितनी है? -7.7 है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कितने प्रतिशत पर स्थित है? 3.5 पे। इन्फ्लेशन रेट कितने पे है? 6.5 पे। अब हम बात करेंगे फॉरेक्स की, विदेशी मुद्रा भंडार। 17-18 में कितना था? 424, फिर कितना हो गया? 411, कम हो गया, फिर हो गया कितना? 475, अभी ये एकदम से बढ़ गया, ये 586 हो गया। अच्छी बात है, हमारा फॉरेक्स बढ़ गया है ना। याद रखेंगे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन डॉलर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र के उद्योग, कृषि और सेवा तीनों का महत्व होता है। हम देखेंगे आजादी के समय हमारे यहाँ था कृषि सबसे ऊपर, उसके बाद था उद्योग,
और उसके बाद था सर्विस सेक्टर। अभी 2022 में उल्टा हो गया, सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर हो गया, उद्योग उसके बाद है और कृषि की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, पिछले 5 सालों में आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखें, 17-18 में 5.9 थी, 18-19 में 2.4 कम हो गई है ना, 19-20 में 4, और आप देखेंगे 20-21 में 3.4। तो लगभग कोरोना काल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी का रहा तो एग्रीकल्चर का ही रहा। एग्रीकल्चर ने हमारी लाज बचाई, तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ जो है 3.4% करा। उद्योग आप देखेंगे 17-18 में था 6.3, 18-19 में था 4.9, 19-20 में था 0.3, और अभी तो भैया चला गया ये -9.6। कारण सीधा भैया मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही। जो 12% की मैन्युफैक्चरिंग रेट थी वो गिर करके हो गई 0.2%। सारे के सारे 8 कोर सेक्टर लॉस में चल रहे हैं। तो जब सभी ये लॉस में चल रही है, जीडीपी लॉस में है, तो फिर कहां से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी? तो ये हो गई भैया -9.6 पे स्टेबलिश, स्थिति हो गई ठीक ठाक तरीके से खराब, इसको सुधारना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर देखें 18-19 में 7.7, 19-20 में 5.5, और ये भी भैया माइनस में चला गया, ये हो गया 8.8%। 8.8 ये माइनस में चला गया। उद्योग सेक्टर माइनस में चला गया। किसी ने लाज बचाई तो सिर्फ एग्रीकल्चर ने, और ये रही भैया 3.4% की ग्रोथ के साथ। मिलते हैं हमारे करंट अफेयर्स के कंटिन्यू सेशंस में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।